प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए आज की ये कक्षा है। और व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा में पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक प्रसिद्ध काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है। आज की कक्षा पर हम बात करेंगे। कक्षा हो जाने के बाद ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर जा रही है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध रहेगी। इसको प्रिंट आउट निकालिए, लिखिए, पर बार बार पढ़कर इसको याद करिए। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व सिद्धांत, इसकी बातचीत करनी हम शुरू करते हैं। पहली बात ये कि लॉन्जाइनस जो हैं उनका समय कुछ निर्धारित नहीं किया जा सका है, क्योंकि वो ईसा पूर्व हैं। ईसा पूर्व हैं लॉन्जाइनस, प्रथम या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। इसको लिख लीजिएगा आप पीडीएफ पर। लॉन्गिनुस का समय क्या है? प्रथम या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व उनका समय है। प्राचीन यूनान के रहने वाले हैं लॉन्जाइनस। दूसरी बात कि उनके दो नाम आपको पुस्तकों में प्राप्त होंगे जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे, लॉन्जाइनस या लॉन्गिनुस। इसको आप एक ही अर्थ में लीजिएगा। उनके नाम के भिन्न भिन्न उच्चारण है। लॉन्जाइनस भी उनको कहा गया है, लॉन्गिनुस भी उन्हीं को कहा गया है। उनकी बहुत प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है उदात्त तत्व। देखना शुरू करिए लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व सिद्धांत। तो लॉन्जाइनस की पुस्तक यूनानी भाषा में है। इस पुस्तक का नाम है पेरीइप्सुस। अब ये जो पेरीइप्सुस है उसके भी आपको दोनों उच्चारण मिलेंगे, दोनों जगह लिखा हुआ मिलेगा। पेरीहुप्सुस भी मिल सकता है और पेरीइप्सुस भी मिल सकता है। दोनों को आप एक ही अर्थ में लीजिए। तो लॉन्जाइनस या लॉन्गिनुस, पेरीइप्सिस इप्सुस या पेरीहुप्सुस, ये दोनों उनकी एक ही पुस्तक के नाम है। पेरीइप्सुस का प्रथम अनुवाद जॉन हॉल ने किया है। पीएससी ये प्रश्न पूछ सकती है, पेरीइप्सुस का प्रथम अनुवाद किसने किया है? जॉन हॉल ने। और इस अनुवाद का क्या नाम है? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है, क्योंकि मूल पुस्तक यूनानी भाषा में लिखी गई है। ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस, इस नाम से जॉन हॉल ने इसका अनुवाद किया है। एक और भी अनुवाद इस पुस्तक का प्रसिद्ध है पेरीइप्सुस का, ऑन द सबलाइम, इस नाम से भी एक अनुवाद हुआ है। दूसरी बात जो जानने जैसी है उसे देखिए। पेरीइप्सुस ये जो पुस्तक है ये पत्र के रूप में है। पेरीइप्सुस एक पत्र के रूप में लिखी गई है। किससे लिखी गई है इसका नाम भी पूछा जा सकता है। पोस्टिमियुस तेरेंतियानुस एक रोमन युवक है। पेरीइप्सुस पत्र के रूप में पोस्टिमियुस तेरेंतियानुस नामक रोमी युवक को संबंधित है, जो लॉन्जाइनस का मित्र या शिष्य रहा होगा। अब ये जो पुस्तक है पेरीइप्सुस लगभग 60 पृष्ठों की है। लगभग 60 पृष्ठों की एक लघुकाय कृति है। उसमें अध्यायों की संख्या 44 है। कुछ अध्याय छोटे, कुछ अध्याय बड़े। 44 अध्यायों में लिखी गई है ये जो पुस्तक है पेरीइप्सुस। इसके बारे में एक बात आप और नोट करिएगा, लिखिएगा इसको, कि मूलतः भाषण शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। मूलतः भाषण शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। प्राचीन यूनान में भाषण शास्त्र बहुत प्रचलित रहा है। वक्तृत्व कला के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कैसे आप जनसमूह को प्रभावित कर सकते हैं, इस आशय का शास्त्र भाषण शास्त्र कहलाता है। अरस्तु, प्लेटो इत्यादि ने सबने इस पर बात की है प्राचीन यूनान में। तो मूलतः भाषण शास्त्र की पुस्तक है, पर काव्य शास्त्र में भी बहुत इसका आदर हुआ है। काव्य कैसा होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, इसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। तो पुस्तक की जो भूमिका है, पेरीइप्सुस की भूमिका में उन्होंने क्या लिखा है इसे देखना शुरू करिए। प्रिय तेरेंतियानुस, पत्र के रूप में लिखी गई है। याद रखिए ये जो पुस्तक है पत्र के रूप में लिखी गई है। उन्होंने लिखा है, प्रिय तेरेंतियानुस, चूंकि तुमने आग्रह किया कि तुम्हारे संतोष के लिए उदात्त विषयक अपने विचारों को लिख डालूं, अतः हमें पहले यह सोचना चाहिए कि मेरे विचारों में व्यापक सार्वजनिक मूल्य है भी या नहीं। इस विनम्र बातचीत से ये पुस्तक पेरीइप्सुस आरंभ होती है। और उदात्त की परिभाषा देखिए। आप पहली बार लॉन्जाइनस को पढ़ रहे हैं, पहली बार इसको याद कर रहे हैं, मेरी आपको सलाह है आप बिल्कुल इस तरह ना करें कि ये बहुत
क्लिष्ट है, इसे हम याद नहीं करेंगे। मेरे साथ साथ इसको समझिए, बार बार इसको पढ़कर याद करिए। निश्चित रूप से लॉन्जाइनस पर एक प्रश्न आरपीएससी को व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा में पूछना ही है। देखिए, उदात्त को परिभाषित करते हुए लॉन्जाइनस कहते हैं उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। इसी से आपको समझना शुरू करना है। अभिव्यंजना किसे कहते हैं? अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एक्सप्रेशन, अपनी बात को प्रकट करना। सरल शब्दों में आपको समझाते जा रहा हूं अभिव्यंजना क्या है। अभिव्यंजना का अर्थ है अपनी बात को कहना, और उदात्त क्या है? बात कहने का अनिर्वचनीय प्रकर्ष। देखिए, रस को भी अनिर्वचनीय कहा गया है भारतीय काव्य शास्त्र में। जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसको वचनों से प्रकट नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। तो उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, बात को कहने के ढंग का अद्भुत गुण है उदात्त। देखिए, यही वह साधन है, यही यानी उदात्त, यही वह साधन है जिसकी सहायता से महान कवियों और इतिहासकारों ने ख्याति और अनिश्वर कीर्ति अर्जित की है। महान इतिहासकारों और कवियों को जो ख्याति मिली है, लॉन्जाइनस का कथन है वो उदात्त के कारण मिली है। और उदात्त क्या है, इस परिभाषा को याद रखिए, अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। उदात्त का प्रभाव श्रोताओं के अनुनयन में नहीं, अनुनयन का अर्थ है राजी होना, सहमत होना। श्रोता आपकी बात को सुनकर राजी होंगे, सहमत होंगे, ये उदात्त नहीं है, बल्कि सम्मोहन में दृष्टिगोचर होता है। उदात्त तत्व जिनमें होता है वो आपको सम्मोहित कर लेते हैं, अपने जादू से वो रचना आपको बांध लेती है। इसे लॉन्जाइनस उदात्त कहते हैं। देखिए, आप लोग इस बात को भारतीय कविताओं के साथ समझिए। यदि आपने कभी रामचरितमानस पढ़ा है, रामचरितमानस का सुंदरकांड अगर आपने पढ़ा है, तो तुलसी की जो कविता लेखन का तरीका है, उनकी जो काव्य कला है, वो आपको अनायास ही बांध लेती है। इसको लॉन्जाइनस उदात्त कहते हैं। अगर आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ी है, महाप्राण निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा यदि आपने पढ़ी है, तो उसका जो लेखन है, वो जो बात को कहने का ढंग है, वो आपको आकर्षित करता है, सदैव सम्मोहित करता है। इसे लॉन्जाइनस उदात्त कहते हैं। देखिए, जो केवल हमारा मनोरंजन, अनुनयन या मनोरंजन करता है, उसकी अपेक्षा यह निश्चय ही श्रेष्ठ है जो हमें विस्मित कर देता है। उदात्त सर्वदा और सर्वथा सम्मोहित कर लेता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सम्मोहित करेगा। उदात्त तत्व यदि कविता में है तो कविता आपको बार बार आकर्षित करती जाएगी। आप इसको भारतीय कविताओं के साथ देखिए। क्या कारण है कि कबीर, सूर और तुलसी 500 वर्ष बीत जाने पर भी प्रासंगिक बने हुए हैं। अनेक कवि इस दौर में हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन सब कवियों को बार बार पढ़ाया जा रहा है, पर कबीर, सूर और तुलसी हमें बार बार आकर्षित कर रहे हैं। निश्चय ही उनकी अभिव्यंजना उदात्त है। देखिए, अनुनयन हमारे अधिकार की चीज है, अर्थात अनुनीत होना या न होना हमारे अधिकार में है, किंतु उदात्त तो प्रत्येक श्रोता को, देखिए इसको आपको देखने में दिक्कत नहीं आए इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, किंतु उदात्त तो प्रत्येक श्रोता को अप्रतिरोध्य शक्ति से प्रभावित कर अपने वश में कर लेता है। याद रखिए, पीएससी इन सब बातों के लिए कथन बनाती। उदात्त क्या करता है, उसमें ऐसी अप्रतिरोध्य शक्ति होती है कि आप विरोध नहीं कर सकते। आप कबीर की कविता पढ़ रहे हैं, सूर की कविता पढ़ रहे हैं, तुलसी को पढ़ रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहे हैं, तो उनका जादू आपको बांध लेता है, आप कोई विरोध नहीं कर सकते। इसको लॉन्जाइनस उदात्त कहता है। देखिए, सर्जनात्मक कौशल, लिखने का कौशल, किसी कवि के पास लिखने का कौशल हो, और वस्तु विन्यास, जो विषय वस्तु पर लिख रहा है उसकी रचना बनाना, पूरी रचना में आद्यंत वर्तमान रहते हैं, शुरू से आखिर तक दिखती हैं ये दोनों चीजें। क्या क्या? सर्जनात्मक कौशल और वस्तु
विन्यास, लेकिन उदात्त इनसे अलग चीज है। देखिए पीएससी आपको एक कथन बनाएगी, क्या उदात्त सर्जनात्मक कौशल है? गलत कथन होगा। उदात्त सर्जनात्मक कौशल नहीं है, उदात्त विषय वस्तु भी नहीं है, उदात्त है अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। किंतु बिजली की कौंद की तरह सही समय पर विषय की एक कौंद पूरे विषय को उद्भाषित कर देती है। उदात्त चमकता है बिजली की तरह, ठीक समय पर आपको अपने प्रभाव में ले लेता है। ये लोंगिनुस ने उदात्त के विषय में लिखा है। देखिए निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं है, सम्मोहन है। पीएससी इसी संरचना में कथन बनाएगी, इसको याद रखिएगा, बार बार पढ़कर याद करिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों की सुविधा के लिए इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर भेजी जा रही है ताकि आप बार बार याद कर सके। और एक बार जब आप इसको याद कर लेंगे तो निश्चिंत रहिए, प्रश्न आपसे दूर नहीं जा सकेगा। उदात्त यदा कदा नहीं। देखिए पीएससी प्रश्न बनाती है, उदात्त कभी कभी होता है, गलत कथन होगा। उदात्त यदा कदा नहीं, सदा सबको संपूर्णतः सम्मोहित करता है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं है, उदात्त तो आपको सम्मोहित करता है, अपने जादू से बांध लेता है, उसे कहते हैं उदात्त। देखिए, और मैं पहले बता चुका हूं, वो आपसे पूछेंगे कि उदात्त सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल है क्या? नहीं, गलत कथन है। उदात्त सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है, बिल्कुल अलग बात है। सर्जनात्मक कौशल अलग चीज है, रचनात्मक कौशल अलग चीज है, उदात्त अलग चीज है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं आकस्मिक होता है। देखिए इस आशय का प्रश्न भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, इस आशय का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उदात्त क्या होता है। ये जो कथन मैं बना रहा हूं, इन कथन को दोबारा आपकी सुविधा के लिए पढ़ रहा हूं कि उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन है, और उदात्त यदा कदा नहीं वरन सदा सबको और संपूर्णतः सम्मोहित करता है। ऐसा नहीं है कि कभी आपको उदात्त लगेगी रचना, कभी आपको उदात्त नहीं लगेगी रचना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तुलसी की रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तब आपको उदात्त ही लगेगी। उदात्त रचनात्मक या सर्जनात्मक कौशल से बिल्कुल भिन्न तत्व है, एकदम अलग है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं आकस्मिक होता है। क्या उदात्त क्रमिक प्रकाश में आता है? गलत कथन होगा। उदात्त सदैव आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक प्रभाव से कथ्य चमक उठता है। यदि उदात्त है रचना तो अचानक चमकेगी और आप उसके जादू से बंध जाएंगे। वो एक पंक्ति, वो एक उपमा, वो काव्य का एक मोड़ आपको सदैव के लिए बांध लेगा। इसे लोंजाइनस उदात्त कहते हैं। देखिए उदात्त में कुछ चीजें बाधा भी पहुंचाती है, वो 3 तत्व है, और 3 की संख्या पीएससी को बहुत पसंद है भैया। चौथा ऑप्शन डालेंगे कि क्या उदात्त नहीं है। उदात्त के अवरोधक तत्व शब्दाडंबर। यदि कवि ने भारी भारी शब्द लिखे और रचना को बड़ा दिखाना चाहता है तो गलत होगा, ये उदात्त को बाधा पहुंचाएगा। भावाडंबर, यदि आप कृत्रिम भाव दिखाएंगे, वास्तविक प्रेम नहीं दिखेगा, भावों की कृत्रिमता दिखेगी, जैसी रीतिकाल की कविताओं में दिखती है। आप तो साहित्य इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं रीतिकाल में श्रृंगारिकता है, जानते हैं रीतिकाल में राधा कृष्ण है, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं मालूम पड़ते जितने सूर और विद्यापति में मालूम पड़ते हैं। बालिशता या बचकानापन, बच्चों जैसी बात, छोटी सी तुच्छ बात यदि कविता में की जाए तो उदात्त बाधित होगा। उदात्त के अवरोधक तत्व आपको याद रख लेने हैं, 3 हैं। क्या क्या? शब्दाडंबर, दूसरा भावाडंबर, और तीसरा बालिशता यानी बचकानापन उदात्त को बाधित करता है। अगली बात अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, इसको देखिएगा। उदात्त के स्रोत, तो पहला प्रश्न आपको यही बनेगा कि कितने हैं स्रोत। उदात्त के लोंजाइनस ने 5 स्रोत माने हैं, इनको याद रखिए। महान विचारों की उद्भावना क्षमता, कवि महान विचार उत्पन्न करता है, कवि में महान विचार होते हैं, उत्पन्न करता है नहीं, होते ही हैं उसके विचार महान। प्रबल और अंतः प्रेरित भाव, उसके भीतर से प्रबल भाव निकलते हैं। 2 बातें, महान विचार होते हैं उसके और प्रबल भावनाएं उसके भीतर होती हैं। ये दोनों तत्व अंतरंग तत्व हैं। अंतरंग तत्व याद रखिए। हम काव्य के हेतु भी पढ़ेंगे तो भारतीय काव्य शास्त्र में इन्हीं को प्रतिभा कहा गया है। लोंजाइनस के शब्द ही बदले हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में हम जिसको प्रतिभा कहते हैं उसे लोंजाइनस ने कहा है महान विचारों की उद्भावना क्षमता,
प्रबल और अंतःप्रेरित भाव। तीसरा, अलंकारों का समुचित प्रयोग कवि ने किया हो। चौथा, शब्द योजना। पांचवा, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। ये 5 उदात्त के स्रोत हैं। ये जो शेष बचे हुए 3 हैं, बाह्य तत्व हैं। पहले 2 प्रबल और अंतःप्रेरित भाव और महान विचारों की उद्भावना क्षमता अंतरंग तत्व थे। शेष 3 बाह्य तत्व है। इन्हें क्रम से याद रखिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में हम इन्हें अभ्यास कहते हैं या व्युत्पत्ति कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रथम 2 प्रतिभा है और शेष 3 व्युत्पत्ति और अभ्यास हैं। देखिए, मैंने लिख भी दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए कि प्रथम 2 तत्व अंतरंग तत्व है जिनका संबंध प्रतिभा से है। शेष 3 बाह्य तत्व हैं जिनका संबंध व्युत्पत्ति या अभ्यास से। अगला देखिए, ये पीएससी ने पहले प्रश्न पूछ लिया है, फिर पूछा जाने जैसा बनता है प्रश्न कि क्या उदात्त केवल नैसर्गिक होता है। तो उदात्त के 5 स्रोत हैं, 2 तो नैसर्गिक हैं लेकिन 3 नैसर्गिक नहीं है, शेष 3 उत्पन्न करने पड़ते हैं। उदात्त केवल नैसर्गिक नहीं, उत्पाद्य भी होता है। उत्पाद्य होता है मतलब उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात उसे उत्पन्न किया जा सकता है। यदि पीएससी आपको कहे कि क्या उदात्त को उत्पन्न किया जा सकता है, तो ठीक कथन होगा, निश्चित रूप से उसको उत्पन्न किया जा सकता है। लॉन्जाइनस ने कहा है प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उसकी सृष्टि संभव है। प्रतिभा तो होनी ही चाहिए, लेकिन ज्ञान और श्रम भी आवश्यक हैं। उससे भी उदात्त को उत्पन्न किया जा सकता है। वो केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता। देखिए लॉन्जाइनस का कथन, और ठीक हूबहू शब्दशः मैं लिख रहा हूं लॉन्जाइनस के कथन, आपको भी ठीक वैसे ही याद कर लेने हैं। लॉन्जाइनस ने क्या कहा है? औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। यदि आपकी आत्मा महान है तो ही आप उदात्त रचना कर सकेंगे। देखिए, सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्त है जिनकी चेतना उदात्त और विकासोन्मुखी है। लेखक की खुद की चेतना गड़बड़ है, अधोमुखी है, नीचे गिरे हुए हैं उसके विचार। वो कभी रामचरितमानस या राम की शक्ति पूजा लिख सकता है? कभी कामायनी नहीं लिख सकेगा यदि लेखक के विचार क्षुद्र होंगे। इसको समझिए। जिनका जीवन तुच्छ और संकीर्ण विचारों के अनुकरण में व्यतीत होता है, वे कभी मानवता के लिए कोई स्थायी महत्व की रचना करने में सफल नहीं होते। यदि लेखक उदात्त है तो रचना उदात्त होगी। इसको समझिए। ये प्रश्न बनता है कि लेखक के उदात्त होने का क्या अंतर है? निश्चित रूप से अंतर है। लेखक के विचार महान होंगे, वो रचना में दिखाई देंगे, तभी रचना उदात्त बन सकेगी। देखिए, लॉन्जाइनस ने यह भी कहा, इसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए रचना उदात्त लगे अलंकारों के कारण, और अलंकार हटा दो तो कुछ नहीं रहे, तो उसको लॉन्जाइनस उदात्त नहीं कहते भैया। इसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए कि कोई काव्य अलंकारों के अतिशय प्रयोग से तो भव्य नहीं लग रहा है। कविता बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, पर हमें यह देखना होगा कहीं कारण केवल अलंकार तो नहीं है। अलंकार ठीक है, आवश्यक है, अलंकार भी एक तत्व है, लॉन्जाइनस ने कहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है केवल अलंकार ही हो जिन्हें हटा देने पर वह अरमणीय लगने लगेगा और प्रशंसनीय के बदले निंदनीय बन जाएगा। ऐसी रचना को लॉन्जाइनस उदात्त नहीं कहते। और देखिए, अगला कथन और महत्वपूर्ण है। एक बार सुनने तक ही रचना का प्रभाव टिकेगा तो वह सच्चा उदात्त नहीं है। यदि आपने एक बार सुना, बहुत अच्छी लगी, पर दूसरी बार सुनने का मन नहीं किया, दूसरी बार वो कविता सुनी, अच्छी नहीं मालूम पड़ी, वो गीत सुना, अच्छी नहीं मालूम पड़ा, तो उसको लॉन्जाइनस उदात्त नहीं कहते। वो बार बार आकर्षित करेगा, केवल उसी को उदात्त कहा जाएगा। देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। लॉन्जाइनस के अनुसार अनुकरण भी उदात्त का एक साधन है। अनुकरण से भी उदात्त प्राप्त किया जा सकता है। पीएससी ने यदि प्रश्न पूछा क्या अनुकरण से भी उदात्त हो सकती है कोई रचना, ठीक कथन होगा, अनुकरण भी उदात्त का एक साधन है। देखिए, लॉन्जाइनस का कथन कि प्राचीन प्रतिभाओं में से एक प्रकार का ज्योति प्रवाह निकलकर श्रद्धालुओं की आत्मा में प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए कोई कवि लिख रहा है कविता और पढ़ता है कालिदास को,
पढ़ता है सूर को, पढ़ता है तुलसीदास को, तो निश्चित रूप से उसकी कविता श्रेष्ठ हो जाएगी। प्राचीन प्रतिभाओं में से एक प्रकार का ज्योति प्रवाह निकलकर श्रद्धालुओं की आत्मा में प्रवेश कर जाता है, और जिनमें अंत प्रेरणा का अभाव सा रहता है, जिनके भीतर कविता की प्रेरणा ना भी हो, उनमें भी पूर्वजों की भव्यता की दिव्य शक्ति भरकर उन्हें आविष्ट कर सकता है, उन्हें भी प्रभाव में ले सकता है। आप अनवरत तुलसी को पढ़ेंगे और आप में जरा भी प्रतिभा है तो कविता की ओर उन्मुख होना आसान रहेगा। भारतीय काव्य शास्त्र में इसी को व्युत्पत्ति कहा जाता है। भावों की तीव्रता और प्रबलता, देखिए लॉन्जाइनस ने पहले ही बता दिया, उदात्त के जो 5 स्रोत हैं, भावों की तीव्रता और प्रबलता को लॉन्जाइनस उदात्त के लिए आवश्यक मानते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार क्षुद्र भावों से उदात्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि आपके भाव ही क्षुद्र हैं, साधारण हैं, निम्न कोटि के हैं, तो उदात्त उत्पन्न नहीं होगा। और किन किन भावों को लॉन्जाइनस ने क्षुद्र माना है, इसको याद रखिएगा आप लोग, करुणा और भय। लॉन्जाइनस ने कहा करुणा और भय क्षुद्र भाव हैं। जिस रचना में करुणा और भय भरे हुए हों वो उदात्त नहीं हो सकती। तो ये लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है। स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम में चल रहा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।